Okay, let's go. Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Dr. Masood. So dear students, today we'll be discuss about anatomy and physiology based nursing and post RN first semester. Unit 2 homeostasis. So dear students, आज हम पढ़ेंगे होमोस्टासिस के बारे में कि होमोस्टासिस क्या है, इसकी डिफिनीशन और इसकी प्रॉपर टाइप्स और इसकी एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। डिफाइन द टर्म होमोस्टासिस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होमोस्टासिस क्या है। डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट होमोस्टासिस, यानी क्या असर पड़ता है होमोस्टासिस हमारी ज़िंदगी में, जो होमोस्टासिस इसका क्या असरानंदाज है। डिफाइन फीडबैक मैकेनिज़्म एंड इट्स कंपोनेंट, और इसकी कितने फीडबैक मैकेनिज़्म है, कितने टाइप है और इसके क्या क्या कंपोनेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म इन मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टासिस विद एग्जांपल, यानी इस चैप्टर में हम होमोस्टासिस की फीडबैक मैकेनिज़्म और इसको कैसे मेंटेन करता है और विद एग्जांपल इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो मेडिकल से रिलेटेड या बीएस नर्सिंग, पोस्ट RN जितने भी रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होमोस्टासिस। होमोस्टासिस क्या है? होमो विच मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। होमोस्टासिस इज़ द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। कहते हैं कि होमोस्टासिस क्या है? होमोस्टासिस हमारे बॉडी में कब होता है? वो तब होगा हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए। ज़ाहिरी बात है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाए तो वो इंटरनल पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तो उस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसे क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? उसे होमोस्टासिस कहते हैं। होमोस्टासिस इज़ द बॉडी सेल्फ रेगुलेशन टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल फंक्शन एंड सर्वाइवल। कहते हैं कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए हमें और एक अच्छे और नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को क्या करना होगा? इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना होगा। होमोस्टासिस मस्ट बी मेंटेन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड सस्टेन लाइफ। कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? होमोस्टासिस की ज़रूरत है। इसके बाद है होमोस्टासिस। होमोस्टासिस imbalance and distance in homeostasis resulting in disease। कहते हैं कि होमोस्टासिस क्या है? जब इम्बैलेंस आ जाता है, कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारे बॉडी में या कोई डिजीज़ आ जाती है तो उससे क्या करेगा? वो उसको मेंटेन करेगा। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होमोस्टासिस किसने डिस्कवर किया था और कब सन में किया था। ये MCQs के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते कि फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नेड इन 1865 एंड लेटर नेम वाल्टर कैनोन इन 1926। कहते हैं कि होमोस्टासिस सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया था किसने? क्लॉड बर्नेड ने। कब किया था? 1865 में। और बाद में जिसको नाम दिया होमोस्टासिस वो किसने दिया है? वो दिया है वाल्टर कैनोन। और कब दिया है? 1926। यानी स्टूडेंट्स, ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि सबसे पहले होमोस्टासिस किसने डिस्क्राइब किया था? तो आप कहेंगे कि फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था क्लॉड बर्नेड। और आप उसको डेट भी इसका आपको याद करना होगा कि मतलब कब हुआ था, ये डेट भी आ सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स के कुछ इफेक्टिंग है। कहते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग होमोस्टासिस इंक्लूड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन, इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस, हार्मोनल सिग्नल्स एंड बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म। कहते हैं कि होमोस्टासिस जो हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट असरानंदाज होगा? वो तब होगा जब हमारी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट उसके कंडीशन को, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, जो हार्मोन सिग्नल होते हैं, वो कौन मेंटेन कर रहा है? यही होमोस्टासिस उसको मेंटेन करता है। कहते हैं कि सम अदर फैक्टर्स में इंक्लूड डिजीज़, स्ट्रेस, लाइफ इंजरी, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक फैक्टर, आउटसाइड टेम्परेचर। कहते हैं कि हमारे बॉडी में जब मतलब आउटसाइड के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं या डिजीज़ हो जाती है हमें, या कोई स्ट्रेस हो जाती है हमारी लाइफ, मतलब कोई भी इंजरी हो, कोई भी हो, टेंशन हो जो हमारी बॉडी को मतलब नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको मेंटेन कौन मेंटेन करता है? उसको होमोस्टासिस मेंटेन करता है।
तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा अगला स्लाइड वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, यानी इनवॉलंटरी हो, जैसा कि हार्ट हो, हार्ट बीट हुआ, रिस्पायरेशन हुआ या डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये क्या हो गया हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हुआ। Subscribe तो to my दूसरा है channel. इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है, यानी ये एक नेटवर्क है, एक ग्रुप है ऑफ ग्लैंडो। और ये क्या करता है? ये हार्मोन सीक्रेट करता है हमारे बॉडी को मेंटेन करना और बहुत से काम करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी को हार्मोन सीक्रेशन का काम देता है। सो जी स्टूडेंट, आज अभी इसकी जो होमोस्टासिस के मज़ीद कंपोनेंट है वो कितने हैं? कहते हैं कि स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक स्टेबल कंडीशन देने के लिए जो होमोस्टासिस के कंपोनेंट है वो कौन कौन से है? वो है 3 कंपोनेंट्स इंटरेक्टर। वो है हमारे पास रिसेप्टर, इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं इसको। और इसका दूसरा है तीसरा इफेक्टर, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट स्टिमुली सेंडिंग इन द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सिस्टम। कहते हैं कि हमारे पास जो रिसेप्टर है वो क्या काम करता है? वो करता है जब कोई चीज़ हमारे बॉडी में, यानी कोई मैसेज हो, जब स्टिमुलस उसको मैसेज देता है, कोई चीज़ टच हो जाती है, तो वो क्या करता है? फ़ौरन इनपुट देता है किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन देता है कंट्रोल नर्वस सिस्टम को। अब कंट्रोल नर्वस सिस्टम क्या है? कंट्रोल नर्वस सिस्टम है हमारे पास एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर, डिटरमाइंस टू सेट पॉइंट एंड डिसाइड ऑन अप्रोप्रिएट रिस्पांस। कहते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन जो है हमारे पास क्या है? कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? वो जब रिसेप्टर से मतलब मैसेज को हासिल करता है, इनपुट देता है, तो वो क्या होता है? वो प्रोसेस करके और एक आउट फॉर्म देता है। किसको देता है? इफेक्टर को। अब इफेक्टर कौन है? इफेक्टर कहता है कैरीज आउट द रिस्पांस इंस्ट्रक्टेड बाय द कंट्रोल सेंटर, प्रोवाइडिंग द मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट और इनहेंस स्टिमुलस और रिस्टोर सिस्टम टू द सेट पॉइंट। कहते हैं कि जब कंट्रोल सेंटर क्या करता है? मैसेज यानी आउटपुट देता है किस चीज़ को? इफेक्टर को। और इफेक्टर मतलब उसको ये आखिरी स्टेज होती है होमोस्टासिस की, कि मतलब हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि अब हमारे बॉडी में ये प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी पे कोई गर्म चीज़ टच हो जाए, तो फ़ौरन जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर को, में से रिसेप्टर कहाँ पे करता है? वो इनपुट देता है कंट्रोल नर्वस सिस्टम को, और कंट्रोल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करके फ़ौरन आउटपुट की फॉर्म में इफेक्टर को देते हैं कि हमारे पास क्या है? ये एक डेंजर चीज़ है, इसे हाथ हटाओ। या कोई चीज़ भी मतलब हमारा आर्गन लग जाए तो क्या कहते हैं? फ़ौरन हमें मैसेज देता है कि ये हमारे पास मतलब ख़तरे की, जो नुकसानदेह हमारी स्थिति के लिए, तो फ़ौरन हम अपनी हाथ हटा देते हैं। हमारे पास मतलब एक सेकंडों में होते, सेकंडों का काम होता है। ये कुछ साइकिल दिया हुआ है होमोस्टासिस का। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी फर्स्ट है वो क्या है? स्टिमुलस। और मैं आपको अंडरलाइन करूँ, ये जो है मतलब आपके पास एक वेरिएबल, ये क्या है? ये वेरिएबल में जब पूरा साइकिल हो जाता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? हमारे पास एक होमोस्टासिस बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है। अगर मतलब ये प्रोसेस ना हो तो उससे पहले क्या होता है? एक इम्बैलेंस हो जाए, ये इम्बैलेंस होता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन वेरिएबल, यानी जो चेंजेस आती है हमारे बॉडीज़ में वो क्या करता है? वो स्टिमुलस कहलाता है। जो हमारे पास सब मैसेज होता है वो क्या करता है? वो किस चीज़ को मैसेज करता है? वो करता है नंबर 2 को, मतलब रिसेप्टर को मैसेज देता है कि मतलब चेंज डिटेक्ट बाय रिसेप्टर, यानी वो अपने जो चेंज जाते हैं उसको डिटेक्ट करता है फ़ौरन। तो उसके बाद क्या करता है? वो करता है जो रिसेप्टर किस चीज़ को मैसेज करता है? फ़ौरन कंट्रोल को करता है, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर उस प्रोसेस करके वो काम से इफेक्टर करता है, और इफेक्टर को फ़ौरन हमारे पास एक आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास एक मैसेज बन जाता है, और हमें पता लग जाता है कि हमारे पास ये हुआ। तो जो स्टूडेंट, इसके मैकेनिज़्म की क्या है? इसके 2 टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक हमारे पास वो होता है जब हमारे बॉडी में कोई चीज़ रिवर्स प्रोसेस हो, यानी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको वापस अपनी कंडीशन में लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। चलो इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म इन होमोस्टासिस। कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है फीडबैक मैकेनिज़्म में।
इसके बाद है इट वर्क्स टू मेंटेन स्टेबल कंडीशन बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डिविएशन फ्राम द सेट पॉइंट। कहते हैं कि ये वर्क करता है, कब करता है, इसको मेंटेन कर इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करता है, यानी वापस अपने सेट पॉइंट पे लाता है। व्हेन ए चेंज अकर इन द इंटरनल इन्वायरमेंट सेंसर डिटेक्ट द चेंज एंड सेंड सिग्नल और इफेक्ट टू रिवर्स चेंज। यानी हमारे पास में जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्या होता है, इस एक रिवर्स चेंज होता है, एक रिवर्स प्रोसेस होता है, इसमें अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, अपनी वापस अपनी पहले ही कंडीशन में उसको लाता है। द गोल इज़ टू ब्रिंग सिस्टम बैक टू इट्स नॉर्मल आर सेट पॉइंट। यानी इसका मकसद क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक गोल होता है, एक मकसद होता है कि अपनी बॉडी को अपनी ही हालत में वापस लाए। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है यानी टेम्परेचर के दो या ब्लड ग्लूकोज है। टेम्परेचर का किस तरह है? टेम्परेचर का है जब हमारे बॉडी में मतलब गर्मी होता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो हमारी ज़ाहिर बात जब एक्सटर्नल गर्मी हो नहीं बाहर गर्मी हो तो हमारे इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट हो उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। तो वो फ़ौरन क्या करता है, अपनी स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट रिलीज़ करता है कि हमारे बॉडी को इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो जाए, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से अपने आप को मेंटेन कर देता है। इसके साथ ही टेम्परेचर रेगुलेशन, इसको मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन इसको डिटेल में पढ़ रहा है कि क्या क्या करता है। स्टिमुलस एंड इंक्रीज इन अ बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलस कहते हैं हमारे बॉडी में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड हाइपोथैलेमस डिटेक्ट द राइज। कहते हैं कि जब टेम्परेचर मतलब रिसेप्टर को पता चल जाता है कि क्या हो गया, हमारे स्किन में हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो उसको डिटेक्ट कैसे करता है, वो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है वो क्या करते हैं, सारे बॉडी का यानी हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी जो कंट्रोल में आते हैं वो किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस कहते हैं ब्रेन के साथ होता है। हमारे पास एक कंट्रोल स्टेज कहते हैं हाइपोथैलेमस डिटरमाइन द सेट पॉइंट एंड सिग्नल इफेक्टर। कहते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो मालूम करता है और सिग्नल भेजता है अपनी सेट पॉइंट को अपनी हालत में लाने के लिए। इफेक्टर स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट कूलिंग द बॉडी थ्रू एवापोरेशन। कहते हैं कि जब हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या करता है, स्वेट रिलीज़ करता है ताकि बॉडी कूल हो जाए और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन हो जाए। रिस्पांस क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड द फीडबैक लूप इज़ इनहिबिटेड। कहते हमारे पास जो रिस्पांस है मतलब हमारे पास जो फीडबैक हो गया वो क्या हो गया, वो हमारे पास जो इंटरनल टेम्परेचर था, जो ज़्यादा गर्मी थी वो डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई और हमारे पास बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन में आ गई। ये उसकी जो मतलब साइकिल के साथ उसकी डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस से मतलब मैसेज जाके सेंसर जो रिसेप्टर होता है और इससे फ़ौरन जाके कंट्रोल प्रोसेस करके एक इफेक्टर भेज देता है, जो हमारे बॉडी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ टेम्परेचर का। कहते हैं कि सबसे पहले मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या करता है, एक्सीड मतलब जो 37 सेंटीग्रेड पे होता है वो तो नॉर्मल होता है, अगर इससे बढ़ जाए तो ये फ़ौरन जो नर्व सेल है इन स्किन और जो कि क्या करता है, नर्वस से जो सेल है स्किन में वो फ़ौरन ब्रेन को मैसेज करता है और उसके बाद कि क्या करे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करे सेंटर इन द ब्रेन, फिर फ़ौरन ब्रेन इसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है और जो स्वेट ग्लैंड है उसको मैसेज देते हैं कि आप क्या करो, आप स्वेट ग्लैंड रिलीज़ करो ताकि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाए। इसके साथ है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। अब ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन क्या है, कहते हैं कि स्टिमुलस क्या है, राइज इन अ ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ए मील। कहते हैं कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, कब, जब हम खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, स्टिमुलस, यानी उसमें एक चेंजेस आ जाती हैं। रिसेप्टर क्या है, पेनक्रियाटिक सेल डिटेक्ट्स एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज। कहते हैं कि जो पेनक्रियाटिक सेल है, जो पेनक्रियाज रिलीज़ करता है वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है ब्लड ग्लूकोज, यानी उसको डाइजेशन में हेल्प देता है। इसके बाद है कंट्रोल सेंटर, द पेनक्रियाज रिलीज इंसुलिन। पेनक्रियाज क्या करता है, एक इंसुलिन रिलीज़ करता है। इफेक्टर सेल टेक अप ग्लूकोज एंड लिवर स्टोर्स इट एज ए ग्लाइकोजन। जो हमारे पास इफेक्टर है वो कहते हैं कि सेल टेक अप ग्लूकोज, यानी जो सेल है वो ग्लूकोज ले लेता है और लीवर्स में जो
बाइल जो स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर, लीवर सिक्रीट करता है बाइल को और गाल ब्लैडर है उसको स्टोर करता है। फिर ये जो बाइल है हमारे पास ग्लाइकोजन में यानी ग्लूकोज को डाइजेशन में हेल्प देता है। तो इसके साथ हमारे पास मतलब रिस्पांस क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज एंड इंसुलिन रिलीज डिमिनिशेस। कहते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, मतलब उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, वो एक रिलीज़ हो जाती है, मतलब सॉरी वो डिक्रीज़ हो जाती है। किसकी वजह से, इंसुलिन रिलीज़ होने की वजह से। इस तरह हमारे पास डाइजेशन हो जाती है। कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक से लॉस, यानी ब्लड शुगर का नेगेटिव फीडबैक यानी क्या रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास पेनक्रियाज रिलीज़ ग्लूकोगान। कहते हैं कि जब पेनक्रियाज ग्लूकोगान रिलीज़ करता है तो वो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे मेंटेन करता है। सबसे पहले तो वो हाई हो जाती है। हाई करने के बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है और उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन हो जाता है। इस तरह हमारे पास अगला स्लाइड है किस चीज़ का, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, मैकेनिज्म फीडबैक का सेकंड टाइप है। पॉजिटिव फीडबैक एम्प्लाइज आर रेनिफोर्सेस चेंज इन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है। पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास वो होता है जो हमारे बॉडी में की कोई प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज या इनलार्जमेंट में हेल्प देता है। अच्छा, इंस्टीड ऑफ अपोजिंग द चेंज लाइक नेगेटिव फीडबैक इट इनहेंस और एक्सेलरेट। कहता है कि जो नेगेटिव फीडबैक था वो क्या वो रिवर्स प्रोसेस करता है। हमारे पास जो पॉजिटिव फीडबैक है उसके अपोजिट है, वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी उसको इनलार्जमेंट दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसको। पॉजिटिव फीडबैक इज ऑफन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस दैट नीड टू बी कंप्लीटेड क्विकली, यानी वो एक प्रोसेस करता है जो हमारे बॉडी को किसी ज़रूरत हो उसको तेज़ी से करता है, उसको बढ़ाता है। एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग एन इंजरी एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ। कहता है कि जब हमारे पास जब लेबर पेन हो, जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या करता है, जब ब्लड क्लॉटिंग को और इंजरी को मेंटेन करता है। जब हमारे पास बच्चा मतलब पैदा हो रहा हो, डिलीवरी हो रहा हो, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है ताकि ये बच्चा मतलब अपनी सर्विस से जल्दी रिलीज़ हो जाए, इसमें हेल्प देता है। इसको डिटेल में करा कि चाइल्ड बर्थ मतलब होता कैसा है, यूट्राइन कंट्रैक्शन, जब हमारे पास यूट्राइन उसको कंट्रैक्ट होता है। कहता है कैसे होता है, रिसेप्टर स्ट्रेच रिसेप्टर इन द सर्वाइक्स डिटेक्ट्स प्रेशर फ्रॉम द बेबी हेड्स। कहते हैं कि जो हमारे पास रिसेप्टर है वो क्या काम करता है, वो अपनी जो सर्विस है उसको डिटेक्ट करता है और प्रेशर दे रहा होता है ताकि बेबी की जो हेड है वो मतलब यूट्रस की तरफ चला जाए। उसके बाद कंट्रोल सेंटर क्या करता है, स्पेसिफिकली हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन इन द रिस्पांस टू द प्रेशर स्टिमुलेटिंग यूट्रेन कंट्रैक्शन। कहते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है जो हमारे पास हार्मोन है, एक ही चीज़ में हेल्प देता है, यूट्राइन को कंट्रैक्शन में हेल्प देता है ताकि जो बेबी है वो जल्दी से आउट हो जाए। इफेक्ट ऑफ द यूट्राइन मसल्स एक्ट एज द इफेक्टर कंट्रैक्टिंग एंड पुशिंग द बेबी फर्दर डाउन इन द बर्थ कैनाल। यानी वही बात है कि जो यूट्राइन मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि बेबी जो है जल्दी बर्थ कैनाल की तरफ पुश हो जाए। इसके साथ ही हमारा अगला स्लाइड इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम कम करूँ। कहते हैं जब हमारे पास इन्हीं हेड ऑफ द बेबी पुश इन्हीं जो रिसेप्टर के दौरान हो जाता है वो क्या करता है, जो हेड है वो यूट्रस की तरफ सबसे पहले इसको मेंटेन करता है। मैं आपको लाइन लगा दूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्या है, हेड ऑफ द बेबी पुश अगेंस्ट सर्विस, यानी ये जो हमारे पास जो सर्वे का हिस्सा है वो क्या करती है, सबसे पहले उसकी जो हेड है वो यहाँ पे सीधे कर देता है ताकि सर्विस की तरफ उसका हो जाए, यूट्रस की तरफ। उसके बाद ये नर्व इम्पल्स है फ्राम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, मतलब जो नर्व इम्पल्स आते हैं ब्रेन से, कंट्रोल सिस्टम से, वो क्या करता है, वो मज़ीद मैसेज भेजता है किसको, कि ब्रेन स्टिमुलस पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या करें, आप ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करें ताकि जब बच्चा जो है आसानी से आउट हो जाए। उसके बाद जब ऑक्सीटोसिन कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम टू यूट्रस, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाए तो क्या होगा, ये बच्चा खुद ब खुद यूट्रस की तरफ चला जाता है और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्रिन कंट्रैक्शन एंड पुश द बेबी टुवर्ड सर्विस, और इस तरह बेबी जो है ना बाहर यूट्रस की तरफ चली जाती है। इसके साथ है ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग अब कैसे होएगी, रिसेप्टर
प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रेक इन ब्लड वेसल्स। कहते हैं जब हमारे पास जब ब्लड वेसल्स कोई आर्टरी या वेन नहीं हमारे पास कट लग जाती है उसको, तो उसको खून को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स बेचते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास एक नेगेटिव फीडबैक है उसको रोकता है। उस प्लेटलेट्स को रोकने के लिए क्या करता है, प्लेटलेट्स बेचता है। इसके बाद कंट्रोल द प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल सिग्नल दैट एक्टिवेट मोर प्लेटलेट्स प्रोमोटिंग फर्दर क्लॉटिंग। द कोगुलेशन कैस्केड इज़ आल्सो इनिशिएटेड इन द ब्लड प्लाज्मा। कहते हैं जब हमारे पास ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या कहता है, प्लेटलेट्स को रिलीज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करे कि ये जो हमारे पास इंजरी है ये क्या हो जाए, ये क्लॉट हो जाए, या हमारे पास जो ज़ख्म है जो वेन्स है वो स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए। फैक्टर क्या, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट एज ए फैक्टर फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। हमारे पास जो इफेक्टर है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग का इफ़ेक्ट करता है, एज ए इफेक्टर काम करता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए और इंजरी जो हमारे पास है वो अच्छा हो जाए, यानी अच्छी परफॉर्म करें। ये उसकी जो है ना एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह। हमारे पास जो एक नंबर पे है क्या कहते हैं, ब्रेक आर्टियर इन द ब्लड वेसल इन। सबसे पहले हमारे पास ये क्या हो गया, जो ब्लड वेसल था उसको कट लग गई, यहाँ पे क्या हो गई, इसको कट हो गई और ये क्या करता है, यानी इसके जो ब्लड है इसे निकल गया। तो इसके बाद क्या क्या फीडबैक साइकिल, यानी इसके फीडबैक इनिशिएटेड करे, उसको कैसे रोकेगा, वो होगा क्लॉटिंग अकर्स एज ए प्लेटलेट्स एडहेयर टू साइट एंड रिलीज केमिकल। वो क्या करे, इसका नहीं वो केमिकल रिलीज करेंगे और उसको रोकने के लिए। इसके बाद ये फीडबैक साइकिल इंड, जब मतलब इंड में क्या होगा, उसके प्लेट्स, ये आपको प्लेट्स नज़र आएंगी। ये जो है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास प्लेटलेट्स है, यानी जब प्लेटलेट्स रिलीज़ हो गई तो क्या कहते हैं, जो इंजरी थी हमारे पास, जो घाव थी, जो ज़ख़म थी, उसको भरने के लिए। तो इसके बाद है क्लॉटिंग प्रोसेस अंटिल ब्रेक इट्स सील्ड बाय न्यूली फार्म्ड क्लॉट। वो तब तक मतलब प्लेटलेट्स को रिलीज़ करेगा जब तक हमारे पास जो क्लॉट है वो बंद ना हो जाए, मतलब क्लॉटिंग बंद ना हो जाए। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ हेमोस्टासिस। कहते हैं कि हेमोस्टासिस कितनी है, 3 स्टेजेस, सेंसिंग, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। दीज स्टेज आर मैनेज बाय द रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि जो स्टेज है वो क्या करता है, रिसेप्टर और कंट्रोल सिस्टम और इफेक्टर को कहते हैं। दिस स्टेज वर्क इन अ कंटिन्यू मैनर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टासिस। ये 3 चीज़ किस चीज़ को, हेमोस्टासिस को मेंटेन करने में हेल्प देता है। इसके बाद है कि सेंसिंग क्या, रिसेप्टर इज़ अ वेयर सेंसिंग इज़ परफॉर्म्ड। इट इज़ अ सेंसिंग एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कहते हैं हमारे पास जो सेंसिंग होती है, स्टिमुलस होती है, इसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं, कि वो मतलब मैसेज आ जाता है, वो क्या करे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गई, आप क्या करें, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करें। इसके बाद जो हमारे प्रोसेस होगी, प्रोसेस कहाँ पे होगी, कंट्रोल सेंटर में होगी, नहीं ब्रेन में होगी हमारे पास। द कंट्रोल सेंटर इज़ द वेयर प्रोसेस हैपन्स। It is also known as the integration center. It's responsible for receiving and process information from the receptor। वही पिछले वाली बात ही है कि रिसेप्टर से मैसेज आके वो क्या करता है, एक इनपुट के फॉर्म में देता है कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम को उसको प्रोसेस करके उसको पहचान करके एक आउटपुट देता है, किसको, रिस्पॉन्डिंग को, इन इफेक्टर। इफेक्टर इज़ अ पार्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। इट में एथर इनहेंस और अपोज द स्टिमुलस। कहते हैं कि जो इफेक्टर है वो मतलब जब आउटपुट देता है ब्रेन या कंट्रोल नर्वस सिस्टम, और उसको उस चीज़ को पहचान देते कि हमारे पास बॉडी में ये फंक्शन हो रहा है, तो उसको रोक देता है और बता देता है उसको। तो डियर स्टूडेंट्स, के साथ हमारा जो यूनिट 2 था वो हो गया कंप्लीट, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द यूनिट 3 भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।